नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9 और हम लेकर आए हैं चैन की सांस शो का एक खास एडिशन, क्योंकि मैं आपको मिलवाने वाली हूं एक बेहद खास मेहमान से। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिसी बाजार के सीईओ सरवीर सिंह। वेलकम टू मनी 9 मिस्टर सिंह। आपसे मैं बात करूंगी क्योंकि जो टॉपिक आप और मैं डिस्कस करना चाहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बातचीत को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगी। आप भी सुनिए। पंचतंत्र की ये कहानी है, हम सभी वाकिफ़ हैं पंचतंत्र से। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी सा ब्राह्मण था। वेद पुराणों का ज्ञान पूरा करके वो प्रवास पर निकलने की तैयारी कर रहा था। अपनी माँ से आज्ञा लेता है कि अब मैं निकल रहा हूँ, अध्ययन कर लिया, अब मैं कथा सुनाऊँगा और मुझे जाने की इजाज़त दो। माँ ने कहा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक डिब्बी उसके हाथ में थमा दी और कहा ये ले जाओ। उस डिब्बे में क्या था? उस डिब्बे में कपूर का टुकड़ा था और एक केकड़ा था, क्रैब। ब्राह्मण बोला क्या माँ, मैं इतना चतुर ज्ञानी हूँ, ये डिब्बा क्यों मैं साथ ले जाऊँ? माँ ने जिद की कि नहीं बेटा ले जाओ, तो बेटा भी लेकर निकल चला। रात हुई, ब्राह्मण ने खाना खाया, एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए सो गया। पेड़ के नीचे से एक सांप निकला। कपूर की गंध पाकर वो उस डिब्बे के पास चला गया और जैसे ही कपूर के पास पहुंचा, केकड़े ने उसे दबोच लिया। ब्राह्मण की आंख खुली तो मरा हुआ सांप देखकर चौंक गया। और मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि इस कहानी में छिपी है रिस्क मैनेजमेंट की बात। अब आप चौंकेंगे कि आज मनी 9 में कहानी क्यों सुनाई जा रही है, तो देखिए वित्तीय सुरक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसमें रिस्क मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमने यही कहानी में सीखा कि कैसे माँ ने अपने बेटे के रिस्क को पहले ही भापा और उसके लिए तैयारी की। और ऐसे ही ज़िंदगी के रिस्क को कम करने के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस बेहद ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि हर साल करोड़ों लोगों को बीमारी का खर्च गरीबी में धकेल देता है? एक रिपोर्ट बताती है कि करीब करीब 8 से 9% लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जाते हैं, क्योंकि महंगे इलाज को वो नहीं दे पाते हैं। साथ ही में आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल खर्चे जो हैं वो भी उनकी जेब को हल्की कर रहे हैं। तो बीमा बेहद ज़रूरी है और पॉलिसी बाजार इसी को लेकर एक सर्वे लेकर आया है, हाउ इंडिया बाइज इंश्योरेंस, जिसमें हमें पता चल रहा है कि आखिर लोग बीमा क्यों नहीं खरीद रहे हैं, कहाँ दिक्कत है। तो मेरे साथ सरवीर सिंह हैं और आज हम इनसे ही बात करने वाले हैं सर्वे पर। हम इनसे केवल सर्वे के बारे में नहीं पूछेंगे, बल्कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ दिक्कत है और उसका समाधान क्या है। वेलकम टू द शो मिस्टर सिंह। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, आप लोगों का जो सर्वे आया है उसमें कुछ हमें नई बात नहीं पता चल रही है। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, हमारे देश की जनसंख्या जो 140 करोड़ से ऊपर है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 4.2% के आसपास, इससे थोड़ा कम है और या ज़्यादा मैं कहूँगी, और जनरल इंश्योरेंस का हिस्सा तो इससे भी कम है। तो कुछ नई बात तो नहीं है कि पेनिट्रेशन नहीं है। आपके सर्वे में आपको क्या लग रहा है, आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है कि लोग नहीं खरीद रहे हैं बीमा हमारे देश में? थैंक यू प्रियंका, आपने अपने शो पे बुलाया। आई थिंक जो आपने सवाल पूछा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस सर्वे को करने का रीज़न क्या था, राइट? क्योंकि आप जैसे आप कह रहे हैं कि कई सारे जो आंसर आए हैं वो लगता है कि वो तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमारा व्यू ये था कि पॉलिसी बाजार को अब ये हमारा 15वां साल है और हम काफ़ी इन 15 साल से इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस वगैरह क्यों उनको लेना चाहिए। और हम ये समझने की कोशिश करना चाहते थे कि सच सच क्या है। और इस बार हमने 3000 ऑलमोस्ट 3500 लोगों से बात करी 30-35 अलग अलग सिटीज़ में, और इन जगहों पे हमारे खुद जो हमारी टीम है वो खुद गई, नॉट जस्ट कि किसी और को हमने भेजा। तो हम ये चाहते थे कि अच्छी तरह समझने की कोशिश करें कि कहाँ पहुँचे हैं हम लोग। और बहुत बात होती है डिजिटल के बारे में, बहुत बात होती है अलग अलग चीज़ों के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, बट अगर आप हमारा सर्वे ध्यान से देखें तो उसमें काफ़ी क्लियर है कि कुछ हद तक लोगों को पता है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोगों को पता है कि उनको लेना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में भी एक्चुअली अवेयरनेस काफ़ी ठीक है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते नहीं है। सो सवाल ये है कि वो खरीदते क्यों नहीं है, और जब आप उसके अंदर जाएंगे तब असली प्रॉब्लम समझ आती है कि भाई इट इज़ नॉट कि इंश्योरेंस कंपनियां कम हैं, या ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट्स खराब हैं या कम है। आई थिंक लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है, और आई एम श्योर हम इसके बारे में और बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो और हम ये चाहते हैं कि ये सर्वे सिर्फ पॉलिसी बाजार के लिए नहीं है, इसीलिए हमने इस सर्वे को बिल्कुल फ्री में सबके साथ शेयर किया है, पूरी इंडस्ट्री के साथ, मीडिया, सिटीजन, सबके साथ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को सब समझ पाएं ताकि हम इसके सोल्यूशन निकाल पाएं।
ठीक है, तो तो इसीलिए हमने ट्रस्ट की सर्वे कमी है जो है सबसे पहली बात, कि ट्रस्ट नहीं है। इस पर हम और फोकस करेंगे, लेकिन मैं हेल्थ बीमा से शुरुआत करती हूँ। आपका सर्वे में बताता है कि जो 43% लोग हैं वो महंगे प्रीमियम की वजह से बीमा नहीं ले रहे हैं, और 47% आपके सर्वे में जो लोग शामिल हुए थे उसमें से 47% लोगों का बीमा लैप्स हो गया क्योंकि वो प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और जब हमने देखा, आप ही के सर्वे में बताया, जब बीमा की खोज करते हैं ना लोग, तो 55% लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा ही आकर्षित लगते हैं। तो अफोर्डेबिलिटी, आपने कहा कि देयर आर सफिशिएंट कंपनीज, देयर आर सफिशिएंट प्रोडक्ट्स, तो क्या अफोर्डेबिलिटी एक बड़ी वजह है? जी, मेरे हिसाब से अफोर्डेबिलिटी के दो अलग अलग फैक्टर्स हैं। एक ये फैक्टर है कि जो एक बेसिक पॉइंट है कि भाई कितने हजार रुपए में आपको कितना बीमा मिलेगा, लेकिन उसको अगर आप थोड़ा सा आगे देखें, अगर आप सेकंड क्वेश्चन पूछें लोगों से कि भाई क्या आपको अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको हॉस्पिटल में जाना पड़े तो कितना आपका बिल आएगा, उस बिल के मुकाबले में जो आप प्रीमियम की बात कर रहे हैं वो ज्यादा है या कम है। सो आई थिंक इसमें ना दो पॉइंट है। एक, अभी भी सबको ये क्लैरिटी नहीं है कि हॉस्पिटल में खर्चा कितना ज्यादा हो सकता है, राइट? अभी भी हम लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप और मैं भी उसको प्रॉब्ली अंडर एस्टिमेट करते होंगे, जबकि आप काफी एक्सपर्ट हैं मेरे ख्याल से और आपको काफी इसकी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी चीज जो हमें समझ आई कि जो छोटे शहरों में लोग हैं, सी जो बीमा के प्रीमियम है वो कई बार छोटे शहरों और बड़े शहरों में उतना फर्क नहीं होता, लेकिन वो एक ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं जहां का हॉस्पिटल नेटवर्क वगैरह अलग किस्म का होता है, जहां खर्चे कम है, वहां पे मेरे ख्याल से अफोर्डेबिलिटी का एक डायरेक्ट प्रॉब्लम है। और उसकी जरूरत है कि हम ऐसे प्रोडक्ट लाएं कि जहां पे उस एरिया के हिसाब से, उस रीजन के हिसाब से उसकी प्राइसिंग की जाए। तो आई थिंक ये एक काफी क्लियर लर्निंग है कि दोनों चीजों पे काम करने की जरूरत है, कि लोगों को ये समझाना कि असली में खर्च कितना ज्यादा हो सकता है, और दूसरा, जिस शहर या जिस एरिया में आप रहते हैं उसके हिसाब से प्रीमियम की वो तुलना करने की काफी जरूरत है। और साथ ही में जो एक और बात नज़र आती है जिस पर हम चाहते हैं कि कंपनियां काम करें, वो ये कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपका सर्वे बता रहा है कि इसमें 50% से ज़्यादा लोगों ने ये कहा, ऑलमोस्ट 53% लोगों ने कहा कि उन्हें बीमा समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं पाते हैं, प्रोडक्ट्स को कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। क्या प्रोडक्ट हैं लेकिन उनको थोड़ा सरल बनाने की ज़रूरत है, ईजी बनाने की ज़रूरत है, जो समझ सकें लोग? नहीं, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर आप किसी भी कस्टमर से बात करेंगे तो उनको हमेशा डर लगता है इंश्योरेंस पॉलिसी से। वो पॉलिसी में बहुत सारे पेजेस होते हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा होता है छोटे छोटे प्रिंट में, तो वो समझ नहीं आता कि ये जो इसमें लिखा है इसमें क्या है, और कोई पढ़ नहीं पा सकता फ्रैंकली उसको। तो आई थिंक कस्टमर के दिल में एक सिंपल सी बात होती है कि मैं प्रीमियम दूंगा या दूंगी, और मेरे को जब मैं हॉस्पिटल जाऊं तो मेरा इलाज होना जाना चाहिए, राइट? तो आई थिंक इंडस्ट्री ने काफी, बट मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री और IRDAI जो रेगुलेटर है उसने काफी इस चीज पे मेहनत करी है और कोशिश करी है प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने की। बट अगेन आई थिंक इसमें और प्रोग्रेस जरूरी है, और जहां तक हो सके अगर हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएं कि अगर आपने पैसे दिए हैं तो आपको कवरेज मिलेगी, तो आई थिंक जितना उसके आसपास पहुंच पाए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि हमारा सर्वे एक और चीज बताता है कि लोग एक दूसरे से सबसे ज्यादा बात करते हैं। Absolutely. आपने अफोर्डेबिलिटी की बात करी, तो उससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि लोग एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से। तो अगर फ्रेंड्स और फैमिली का एक्सपीरियंस पॉजिटिव होगा तो मेरे ख्याल से वो लोग और बीमा खरीदने को इंकरेज रहेंगे। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करें। मोर इम्पोर्टेंटली आई वुड से कि जब वो क्लेम हो तो उस वक्त कोई कंफ्यूजन ना हो, और तो मेरे ख्याल से उससे इंडस्ट्री की परसेप्शन और जो क्या कहते हैं पेनिट्रेशन है वो और ज्यादा बढ़ेगी। आपने भरोसे की बात की, हमने ये देखा कि आपका सर्वे बता रहा है कि फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ पर ज़्यादा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब क्लेम लेने के लिए जाते हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहता है और वो जब जाके लोग दूसरों से शेयर करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग जो हैं बीमा से दूर भागते हैं, राइट? ये बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेरे हिसाब से काफी जायज बात भी है। देखिए, अगर मैं कस्टमर हूं और मैंने पैसे दिए हैं तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, और हमने ये देखा है कि एक्चुअली जिसको फ्रॉड एलिमेंट आप कह सकते हो ना, वो बहुत कम होता है। वो छोटा है और उसको मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको और कम कर सकते हैं। एक्चुअली इशू वहां आता है जहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई आपको कोई डिजीज थी, आपने वो बताई नहीं,
आपको कोई कोई और प्रॉब्लम थी, आपको शायद ये नहीं पता कि भाई आपकी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड है, कि आपको जैसे कैटरैक्ट है, आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, स्लो ग्रोइंग डिजीज के लिए 2 साल आपको वेट करना है। कुछ अगर आपको जैसे पहले से डायबिटीज है तो वो फिर 4 साल तक कवर नहीं होगा। तो इस टाइप की जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो मेरे ख्याल से अगेन हम सब लोग काफी कोशिश सो करते हैं अगेन समझाने की। प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करना, आई थिंक हम वहीं पर आ जाते हैं फिर कि प्रोडक्ट सिंप्लीफाइड नहीं है। लोगों को जो कंपनी लिख रही है, अगर वो उसे खुद इंटरप्रेट करके गलत चीज़ें समझकर फिर जा रहे हैं क्लेम लेने और रिजेक्ट हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वी कम बैक टू स्क्वायर वन कि प्रोडक्ट सिंपल तरीके से नहीं लिखे जा रहे हैं IRDA के कई बार कहने के बाद भी। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रोडक्ट सिंपली तरीके से नहीं लिखे जा रहे हैं। अगर आज आप देखेंगे और अगर आप कंपेयर करेंगे पॉलिसी को, लेट्स से आज 4-5 साल पुरानी पॉलिसी से, तो बहुत इंप्रूवमेंट है। अभी काफी IRDA ने भी काफी क्लियर किया हुआ है कि व्हाट इज अ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, व्हाट इज अ स्लोगन, सब कुछ काफी क्लियर है। बट फिर भी मैं आपके साथ सहमत हूँ कि इसमें और काम किया जा सकता है, और ये थोड़ा एजुकेशन का काम भी है। जैसे अगर आप हमारे से पॉलिसी खरीदते हैं तो हम अपने कस्टमर्स को एक अलग कॉल से, मतलब एक तो होती है कॉल जिसमें आप खरीद रहे हैं, पर उसको छोड़ के एक और सेकंड पर्सन से कॉल करवाते हैं जो आपको फिर से ये 6-7 पॉइंट समझाता है। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के जो जो चीजें हैं जिनका इमीडिएटली कोई रिटर्न नहीं मिलता, राइट, सिर्फ वो एक खर्चा है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका रिटर्न मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को और भी जो लोग सेल्स में इन्वॉल्व हैं, उनको इस चीज के ऊपर और मेहनत करने की जरूरत है कि हम ये समझाएं सबको, एंड ऑब्वियसली जितना पॉलिसी को सिंपल कर सकें उतना बेटर है। राइट, लेकिन समझ की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप ही का सर्वे बता रहा है कि 96% लोग जो हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस को ज़रूरी मानते हैं, लेकिन इस 96% में से केवल 28% लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि वो खरीदना ही नहीं चाहते हैं, सोचते ही नहीं है, और 46% ने कहा वो उन्होंने कभी बीमा लिया ही नहीं। 17% की पॉलिसी लैप्स हो चुकी है। तो ये नंबर्स जो हैं, ये आपको क्या लगता है कि बीमा को लेकर के रवैया जो है लोगों का बहुत कैजुअल है, जान रहे हैं इंपॉर्टेंट है फिर भी नहीं खरीद रहे हैं? हाँ, ये मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, और कोविड के बाद हमें लगा था कि शायद अब तो लोगों को समझ आ जाएगा, और आपने एब्सोल्युटली। जैसे देखा कि अवेयरनेस तो काफी हाई है। मैं आपको सिर्फ जो आपने अभी ग्राफिक दिखाया उसमें आपने देखा होगा कि 46% लोगों ने लिया है। तो 96 में से 46 ने लिया है, 28 कहते हैं कि हम कभी नहीं लेंगे, और 17 ने लेके छोड़ दिया है, राइट। तो सिचुएशन उतनी बुरी भी नहीं है, मतलब कम से कम आधे लोग तो ले रहे हैं। अब द पॉइंट इज कि बाकी जो रह गए हैं आधे, वो क्यों नहीं इस चीज के बारे में सोचते हैं। और जैसे मैंने आपको समझाया, मेरे हिसाब से उसके 2 कारण हैं। एक कि उनको भरोसा उनका इस प्रोडक्ट में और बढ़ाने की जरूरत है, और दूसरा हमें एक चीज याद रखनी है कि हमारा देश अभी भी जो लोग हैं वो किस चीज को जरूरी मानते हैं और किस चीज को मतलब डिस्क्रिशनरी मानते हैं, वो चेंज होता रहता है। तो कोविड के टाइम में बहुत लोगों को लगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो फिर उनकी और रिक्वायरमेंट्स वगैरह शुरू हो गई, तो उनके पास उतने पैसे नहीं थे, इसीलिए अफोर्डेबिलिटी कम्स इनटू प्ले। एंड आई थिंक हमें ये कोशिश करनी है कि हम लोगों की एज, लोग जहाँ रहते हैं, उनको देखते हुए हम प्रोडक्ट्स को और अफोर्डेबल बनाएं। तो आई थिंक ये डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है, और एटलीस्ट पॉलिसी बाजार में हम इस चीज पे बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्राइसिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट्स की। सो बीमा खरीदने में लोग फ्रेंड्स और फैमिलीज पर क्यों भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि आपका ही सर्वे बता रहा है कि सबसे ज़्यादा जब बीमा खरीदने की बात आती है, सलाह मशवरा अगर करना है, तो फिर फैमिली और फ्रेंड्स यानी दोस्त और रिश्तेदार जो हैं, वो 64% लोग जो थे वो सलाह दे रहे थे स्वास्थ्य बीमा के मामले में, और जीवन बीमा के मामले में 61% लोग, यानी इन पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर में एजेंट नज़र आया, थर्ड नंबर पर गूगल सर्च है, फिर फोर्थ नंबर पर आपके जैसी वेबसाइट्स हैं, उसके बाद आता है यूट्यूब का नंबर, लेकिन नंबर 1 पर फैमिली और फ्रेंड्स। आप सर्वे जी, इस पर आप इसे कैसे रीड करते हैं? काफी क्लियर है। देखिए, कोई भी चीज जब कॉम्प्लिकेटेड होती है, फाइनेंशियल, इनफैक्ट आप देखेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ना, हर किस्म के प्रोडक्ट में, बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी। अब जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा। तो इन सब चीजों में, और एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं तो जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल और कॉलेज में ना, स्पेशली स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उस चीज को, मतलब आई नो इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट सब्जेक्ट, आज आप इंश्योरेंस की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है कि लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी कम होती है।
तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स चीज आती है, राइट, जैसे इंश्योरेंस का नाम आता है तो हमें डर लगता है, हम कहते हैं यार हमें तो नहीं समझ आ रहा। फिर आपकी फैमिली फ्रेंड में अगर कोई होता है जो बोलता है कि भाई मैं एक्सपर्ट हूँ या मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता है या मैं 10 साल से कर रहा हूँ, आप उसकी बात मानने लग जाते हैं। क्योंकि क्या है कि जब कोई कॉम्प्लेक्स चीज है आप नहीं समझ पाते तो आप एक सरोगेट यूज करते हो कि जिस जिस पर्सन पे मेरे को भरोसा है मैं उसकी बात मान लेता हूँ। हम्म। तो ये कारण है कि लोग उस पे कर रहे हैं। बट ये मेरे ख्याल से एक चेंजिंग इवेंट है। अगर आप देखें अभी भी आधे लोग बोल रहे हैं कि वो हमारी जैसे कंपैरिजन साइट पे आ रहे हैं। अगर आप इंडिया के हिसाब से देखें तो ये काफी बड़ी चीज है कि इतने सारे लोग ऑलरेडी यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमारी लिटरेसी और जो हमारी टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो अभी हो रही है। तो आई थिंक इट्स एक्चुअली वेरी पॉजिटिव थिंग, एंड आई थिंक फ्रेंड्स एंड फैमिली बीइंग इन्फ्लुएंसर्स इज आल्सो अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज दैट मीन्स कि अगर जिन लोगों के पास है अगर वो खुश होंगे तो और लोग उससे बीमा लेंगे। तो लेकिन टॉप पर फैमिली और फ्रेंड्स हैं जिनकी बात लोग सुन रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, कंपनियों को नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स जो कह रहे हैं उस बात पर भरोसा कर रहे हैं। जीवन बीमा की हम बात करते हैं, यहाँ पर भी यही ट्रेंड नज़र आ रहा है कि लोग जीवन बीमा को इम्पोर्टेंट मानते हैं, समझते हैं कि ये उनके पास होना चाहिए, लेकिन जब खरीदने की बात आती है तो बहुत लंबा सा गैप नज़र आता है। जो लोग बेहद ज़रूरी मान रहे हैं, चाहे जितना भी मान रहे हो, जब खरीदने का टाइम आता है तो बहुत कम लोग खरीद रहे हैं। क्या आप इस बात से आप इसे कैसे, इस ट्रेंड को आप कैसे समझाएंगे? ये अगेन एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इतने सारे लोगों को अवेयरनेस है लेकिन फिर भी वो खरीद नहीं रहे। मेरे ख्याल से मेरा इसके बारे में एक मानना ये है कि हम लोगों को जो दूर में चीजें होती है ना वो हमें समझ नहीं आती इतनी आसानी से। जैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट को देखिए, राइट, लोगों को कुछ हद तक हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम 8% 10% पे भी 20-30 साल पे कंपाउंड करेंगे तो उसकी बहुत वैल्यू बनती है, लेकिन वो हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते। सेम चीज इंश्योरेंस में है कि हम लोग इमेजिन नहीं कर पाते कि जब हम अगर आप जैसे हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो 30-32 साल के होते हैं उनके एवरेज एज, तो उन लोगों को ये समझाना कि आप जब रिटायर होगे, जब आपके बच्चे होंगे या जो वो सब चीजें होंगी तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, वो एक बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरे हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस में पर्टिकुलरली जो काम है वो ये है कि लोगों को ये रियल करना कि भाई आपको पता है आपको इंश्योरेंस लेनी है, बट कितनी लेनी है और कब लेनी है, उस चीज का जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर हमें काम करने की बहुत जरूरत है, और हमारे सर्वे में भी यही निकल के आया है। लेकिन जब जीवन बीमा की बात होती है तो देखा कि जो 48 साल से ऊपर के लोग थे वो लाइफ इंश्योरेंस की अहमियत को ज़्यादा समझ रहे हैं। लेकिन ये ट्रेंड आपको चिंता में नहीं डालता है? क्योंकि आप जब 48 साल में जीवन बीमा की आप बात कर रहे हैं और आप जब उससे आपको जब शायद पहले ले लेना चाहिए, काफ़ी देरी से आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, ये बहुत ही वरिंग और मेरे हिसाब से ये हमारे फ्यूचर में काफ़ी बड़ी कंसर्न होगा। क्योंकि आप समझिए कि पहले क्या होता था ना, हम लोग फिर भी जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, हम लोग हमारे रिश्तेदार वगैरह होते थे या हम लोग आपस में एक दूसरे की हेल्प करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, लोग अलग रह रहे हैं और इतना ज़्यादा होता नहीं है फैमिली की साइड से सपोर्ट, और अब खर्चे भी बढ़ गए हैं। देखिए दो चीज़ें हो रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं और आपका चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर भी बढ़ रहा है। तो अब मेडिसिन इंडिया में भी सब फैसिलिटीज हैं, तो लोग ज्यादा जिएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो आप पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 48 साल की उम्र में अगर आप शुरू करेंगे अपना ये जर्नी तो मेरे ख्याल से इट्स बिट लेट, और इस चीज पे अगेन काम करने की जरूरत है कि भाई मेरे हिसाब से 30 साल की उम्र से everyone should start saving. I mean obviously earlier is even better, but at least 30 you should start saving, because आपको काफी लंबा रास्ता कवर करना है। इट इज वेरी लाइकली कि आप 80-85 ईयर्स तक जिएंगे, एंड आई थिंक दैट इज 50 ईयर्स आर स्टिल लेफ्ट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, लोग अब बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, तो लंबी जिंदगी जी रहे हैं, और 48 में आकर के अगर आप जीवन बीमा सोचेंगे तो गलत है। और इसीलिए मैं कहूँगी कि आप मनी9 देखिए। मनी9 में हम आपको बताएंगे कि आपको कितने जीवन बीमा की ज़रूरत होती है और आपको किस उम्र में खरीदना चाहिए। अभी सरवीर जी ने भी कहा 30 जो है वो एकदम राइट एज है, आपके पास इस समय तक तो हो ही जाना चाहिए बीमा, ज़्यादा वक्त नहीं लगाइए, जीवन बीमा बेहद ज़रूरी है। अच्छा, जाने माने ब्रांड्स को लेकर के लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी ब्रांड रिकग्निशन और ब्रांड पर भरोसा है। प्रियंका, इंडियन कंज्यूमर जो है वो बहुत ही वैल्यू कॉन्शियस है, और उसमें एक्चुअली आई फील कि उनकी काफ़ी विजडम भी है। तो वो ये देखते हैं, दोनों चीज़ें देखते हैं, वो देखते हैं कि प्रीमियम कितना है और ब्रांड कौन सा है। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी देखिए, जो सबसे सस्ती इंश्योरेंस होती है वो ज़्यादा नहीं बिकती है एक्चुअली,
मतलब कुछ लोग होते हैं जो शायद उसको लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसको नहीं लेते हैं, क्योंकि वो लोग ये अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि जो रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनी, द ब्रांड इज अ बेसिकली अ सरोगेट फॉर रिलायबिलिटी, कि मेरे को क्लेम मिलेगा कि नहीं और ये कंपनी रहेगी कि नहीं। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 30-40 साल के लिए कोई चीज खरीद रहे हैं तो वो कंपनी का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए लोग मेरे ख्याल से काफी ध्यान से इस चीज के बारे में सोचते हैं और दोनों चीजों को वे करते हैं, ब्रांड एंड प्रीमियम, और उसका मिक्सचर वो अपने हिसाब से खरीदते हैं पॉलिसी। मुझे इस चार्ट में सबसे अच्छा ये लग रहा है कि सेलिब्रिटी प्रमोशन जो है वो सबसे एंड में रहता है, जिसकी वजह से वो खरीदते हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच शोज़ कि हमारे जो इंडियन कंज्यूमर हैं, इंडियन बायर्स हैं, वो मैच्योर हो रहे हैं। सेलिब्रिटी प्रमोटर्स होने की वजह से उनको कोई बीमा पसंद आए, इसके चांसेस जो हैं सर्वे में बता रहे हैं कि 15 से 16% ही है, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड। आई रियली लव दिस ट्रेंड सरफीत जी। आपको अब मैं ये पूछना चाहूँगी, एक ट्रेंड जो शायद आपको नहीं पसंद आ रहा होगा वो ये कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आपका ही सर्वे बता रहा है कि लोग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन इंश्योरेंस ज़्यादा खरीद रहे हैं। उनको ऑफलाइन में अभी भी उनको वो कंफर्ट है कि वो ऑनलाइन कंपेयर कर रहे हैं लेकिन खरीद रहे हैं ऑफलाइन। नहीं, हमारी तरफ से पूरी हमारी ये कोशिश थी कि हम जो भी सच है उसी को रिपोर्ट में लिखें, चाहे उसका कुछ भी इम्प्लीकेशन हो। और मेरे हिसाब से इसका हमारे लिए बहुत पॉजिटिव इम्प्लीकेशन है कि जो भी हमने अभी तक काम किया है उसके कारण लोग कंपैरिजन तक आ गए हैं, लेकिन अभी भी खरीदने में वो ज़्यादा ऑफलाइन ही जा रहे हैं। तो ये आई थिंक हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस पे हम लोग हर महीने हर साल ये काम करते हैं इसके ऊपर कि हम कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस दे पाएं, चाहे वो ऑनलाइन खरीदे, चाहे वो हमसे फोन पे बात करके खरीदे, चाहे वो हम आजकल लोगों के घरों में भी जाकर उनसे मिलते हैं, तो चाहे वहां पे वो मिलना चाहे। तो आई थिंक ये बहुत मैं तो उसको उल्टा तरीके से देखता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अभी भी लोग ऑनलाइन नहीं खरीद के ऑफलाइन खरीदते हैं, और उसके आई थिंक कारण है और उन कारणों को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या लगता है, एक सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल, जब भारत 100वीं सालगिरह मना रहा होगा तब इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट फिक्स किया गया है। इसको हासिल करने के लिए आप क्या महसूस करते हैं, क्या किए जाने की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से अगर आप हमारे सर्वे को देखें तो काफ़ी क्लियर मैसेज है कि हमें ट्रस्ट, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रस्ट को बढ़ाते रहना है, और उसके लिए मेरे ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को लोगों को समझाएं कि भाई इस चीज़ में फ़ायदा होता है आपका। इसमें क्या है कि इंश्योरेंस में जो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स होते हैं ना, अगर आप देखेंगे कि कोविड के टाइम में इंश्योरेंस कंपनियों ने हज़ारों करोड़ रुपए के क्लेम दिए, राइट, लेकिन उसके बारे में हम उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते। हम अभी भी अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है, उसको अगर उसका एक क्लेम भी मिस हो जाता है तो उसके बारे में जरूर बात होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक्चुअली, और ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री और पॉलिसी बाजार, हम लोग सबका ये काम है कि लोगों को समझाना कि एक्चुअली बीमा में काफ़ी फायदा है और बहुत लोगों को फायदा हुआ है। तो अगर मैं ये कहूँगा, अगर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि 2047 के गोल को अचीव करने के लिए, तो वो ये है कि जहाँ तक हो सके लोगों को क्लेम मिले और उसके बारे में हम बात करें। क्योंकि अगर जैसे ये दोनों चीजें होंगी तो मेरे ख्याल से इंडियन कस्टमर को और ज्यादा, क्योंकि अवेयरनेस जैसे आपने देखा है, अब उनको और ज्यादा समझ आएगा कि हाँ भाई इसमें पैसे खर्च करने का बहुत बड़ा फायदा भी है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त मुझे लगता है कि इंडस्ट्री और IRDAI जो हमारे रेगुलेटर है वो इस चीज पे काफी क्लियर है और वो लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। तो आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में, और आपको क्यों लगता है कि ये ट्रस्ट अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कोविड ने सभी को समझा तो दिया ही है, आपका सर्वे भी कह रहा है कि सब समझ गए, फिर ये ट्रस्ट क्यों नहीं बिल्ड हो रहा है? कहाँ वो कौन सी बात है जो छूट रही है? आई थिंक इसमें जैसे मैंने आपको बोला, दो चीजें हैं। एक कि अभी भी कई बार एग्जाम्पल्स जो आते हैं वो थोड़े नेगेटिव एग्जाम्पल्स होते हैं, और उसमें क्या है ना कि इंश्योरेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज मैं क्यों खरीदूं, इसका कोई जवाब नहीं है। बहुत कम लोग सुबह उठ के सोचते हैं कि आज मैं इंश्योरेंस खरीदूंगा। जैसे कि मैंने अपने शुरुआत में जो स्टोरी सुनवाई जिसमें वो लड़का भी कह रहा था अपनी माँ से, मैं ये क्यों ले जाऊं, मैं क्यों लेके जाऊं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग अभी भी इस चीज के चाहे उनको पता भी हो तो वो उसको खरीदने में, देखिए इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको खरीदने से कोई खुशी नहीं होती। आपके पैसे जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता आपको, राइट, आपको एक पॉलिसी की कॉपी मिलती है सिर्फ, और जो भी इंसिडेंट होना है वो भी एक पॉजिटिव इंसिडेंट नहीं है, राइट, कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे या कुछ आपके साथ होगा एक्सेट्रा। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये काफी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है और इसको लोग डिले करना चाहते हैं।
इसीलिए ये दो चीजें कि एक ट्रस्ट हो कि हाँ भाई आप अगर इसको लेंगे तो आपका फायदा होगा, और दूसरा जैसे हमने डिस्कस किया अफोर्डेबिलिटी भी एक फैक्टर है, स्पेशली इन जो छोटे शहर हैं वहां पे अफोर्डेबिलिटी को ड्राइव करना भी जरूरी है। आई थिंक ये दो चीजें अगर हम कर सके तो मेरे को ऐसे लगता है कि 2047 तक हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा कि इंडिया में प्रोग्रेस पहले स्लो होती है पर फिर एकदम से चेंज हो जाता है। जैसे आप टेलीकॉम में देखें, शुरू में तो कुछ मिलियन लोगों के पास ही फोन हुआ करते थे, आज 700-800 मिलियन लोगों को इंडिया में फोन है। आई थिंक वो एक एक कर्व चलता है और मेरे हिसाब से इंश्योरेंस भी शायद उसी कर्व पे। चलिए, तो उम्मीद यही करते हैं कि वही कर्व हो और हम एक आंधी देखें जिसमें लोग केवल ऐसे ना हो जो फेंस पर बैठकर कह रहे हो कि देखिए अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ, बल्कि खरीदे भी। और आपने बहुत राइटली कहा, वो बात मुझे भी, मेरे भी दिल को छू गई कि आप इमीडिएटली उसको खरीद के आपको कुछ नहीं मिल रहा होता तो लोगों को लगता है कि हम क्यों खरीदें, जब ज़रूरत होगी, जब कुछ ऐसा होगा तब देखा जाएगा। इस एटीट्यूड से निकलने की ज़रूरत है, तभी मुझे लगता है। और क्योंकि सरकार का लक्ष्य इंश्योरेंस फॉर ऑल, इसलिए हमें इंश्योरेंस नहीं खरीदना, हमें इसलिए खरीदना है ताकि हम अपने रिस्क को कवर कर सकें। थैंक यू सो मच सर वीराज, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बेस्ट ऑफ लक अपने सर्वे के साथ। उम्मीद करते हैं आपका सर्वे जो है वो लोगों को और जागरूक बनाए और वो आगे आकर इंश्योरेंस करे दे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू प्रियंका।